Hello, good morning everybody. So we are doing UPSC Extra Edge सीरीज। इसमें प्रीलिम्स के एग्जाम को लेके आपके सिलेबस को रिवाइज करवाया जा रहा है एंड वी स्टार्टेड विद पॉलिटी सब्जेक्ट और आज हमारा पॉलिटी का लास्ट लेक्चर है एंड दीज ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल। उस पे यूपीएससी एक्स्ट्रा एज सीरीज प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमने पॉलिटी के सिलेबस को इन 24 लेक्चर्स कवर किया है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इसमें वो सारे टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड द कोर आइडियाज एंड कंसेप्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर्स। अब आप इन लेक्चर्स को देखते रहें और ट्राई टू इंश्योर कि आप जब ये लेक्चर्स लगा रहे हो इसको एक्टिवली देखें सो दैट आप इन लेक्चर्स के साथ साथ अपनी रिवीजन भी करते रहें। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको साथ में रख के इन लेक्चर्स को यूज करें ताकि आपकी जो पहले पढ़ी हुई चीजें हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाएं और जो चीजें मिस हो गई हैं यू कैन ऐड दोज थिंग्स फ्रॉम दीज लेक्चर्स। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, ये जो हम आज कर रहे हैं वो है हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज। हमने कल डिस्कस की थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि यूपीएससी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वैसे ही हमने देखा था हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, साथ में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखा था हमने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखा था हमने, फाइनेंस कमीशन देखा, जीएसटी काउंसिल देखी, अटॉर्नी जनरल देखा, एडवोकेट जनरल देखा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पेपर में पूछी जाती हैं वी कवर दोज बॉडीज इन ग्रेट डिटेल। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पर मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में कि इन बॉडीज को बेस्ट तरीका है करने का कि आप कंपैरिजन फॉर्मेट में करें सो दैट अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि कैग को कैसे रिमूव किया जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो, यूपीएससी को कैसे रिमूव किया जाता है चेयरमैन को, उससे कंफ्यूज ना हो। तो हम तीनों को पैरेलल किया हमने ताकि पेपर में आए तो यू कैन eliminate those options on the basis of comparative understanding of these bodies. Same अब टेक्निक we will apply in today lecture। इसमें भी हम सेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एनएचआरसी किया तो साथ में हमने स्टेट वाला कर लिया, सीआईसी किया तो स्टेट वाला कर लिया, इंफॉर्मेशन कमीशन। लोकपाल एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, उसको हम डिटेल में करेंगे। तो ये पीडीएफ है, इसमें साथ में देखते रहें और नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, तो आपके चार्ट फॉर्मेट में खुद के नोट्स बन जाएंगे। आया समझ में? और वैसे ये पीडीएफ आपको सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगी, पर ट्राई टू इंश्योर खुद बनाते रहें इससे, क्योंकि फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। और प्रीलिम्स में इन बॉडीज पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एक आधी बॉडी पूछ ली जाती है, अटॉर्नी जनरल पूछ लेंगे, कैग पूछ लेंगे, यूपीएससी पूछ लेंगे। तो आप इन बॉडीज को डिटेल में करें ताकि मान लो अगर 2 क्वेश्चन भी आए इन बॉडीज में से देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ऐसा ना हो कि आप आसान से क्वेश्चन को मिस कर दें, बिकॉज हमारा टारगेट क्या है पहले भी बताया था कि अगर प्रीलिम्स की कट ऑफ निकालनी है, जैसे इस बार कट ऑफ गई है 90 अराउंड 92 गई है, तो एक तरीका है आप अपने 50 मार्क्स या 45 टू 50 मार्क्स सिक्योर कर लें पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स में से, क्योंकि पॉलिटी बिल्कुल स्टैटिक सब्जेक्ट है, डायनामिक तो बहुत ही कम होता है इसमें। इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिक चीज है, जो डायनामिक चीजें वो ऐड कर लेते हैं, बेस तो उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही है। तो अगर आप इसको स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपके वैसे ही 45 मार्क्स आने बड़े ईजी हो जाते हैं। और जब वो 45 मार्क्स आ जाएंगे तो बाकी आपके 45 ही बचे हैं, दैट यू कैन स्कोर फ्रॉम ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो दीज 2 सब्जेक्ट्स हैव वेरी गुड वेटेज टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद द पॉलिटी सब्जेक्ट। तो हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। लेक्चर्स को आराम से लगाते रहें। 24 लेक्चर्स हैं, अप्रोक्सीमेट 20-24 आवर्स का एक कोर्स है। इफ यू डू दैट, रेस्ट अश्योर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी की है, एनालिटिकल तरीके समझा और फैक्चुअल तो की हैं, पर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर एनालिटिकल भी आता है यू विल बी एबल टू एलिमिनेट दोज ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉजिक्स। आया समझ में? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हमारी जो बॉडीज हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब पहला है लोकपाल। अब लोकपाल की बात करें, इसमें कितने मेंबर्स हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन से एक्ट से बनी है, कहानी देखते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हम ये लोकपाल में पढ़ेंगे, दैट इज द लोकपाल का आइडिया तो बहुत पहले आया था। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट एआरसी गेव दैट आइडिया। उसके बाद महाराष्ट्र ने अपॉइंट किया था फर्स्ट लोकायुक्त इन 1971। लोकपाल एट सेंट्रल लेवल बाद में आया, पर स्टेट में आ गया था लोकायुक्त। अब इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट वाज क्रिएटेड अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होता है एंड लोकायुक्त एट अ स्टेट लेवल। एंड अब जो मेंबर्स हैं उसको देखते हैं कि कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं। अब भाई ये मल्टी मेंबर बॉडी होती है। अगर हम लोकपाल की बात करें
चेयरपर्सन प्लस अप टू 8 मेंबर्स, चेयरमैन प्लस अप टू 8 मेंबर्स, तो 1+8 का इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। 50% members should be judicial, and one more condition is there that is very important, that 50% members should be from SC, ST, OBC, minorities and women। ये भी दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको नहीं भूलनी है, डायरेक्टली पूछ लेंगे ऑप्शन में, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अब आता है एज रिक्वायरमेंट क्या है। द चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज, उसकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 ईयर्स होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ कोर्स अज्यूमिंग द ऑफिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले आ भी चुका है यूपीएससी में 2025 में। अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑफ कोर्स लोकपाल विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। टर्म क्या होती है इनकी? 5 ईयर्स और द एज ऑफ 70, तो क्या होती है 5 और 70 ईयर्स ऑफ एज। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन बाय द प्रेसिडेंट, कौन रिमूव करता है इनको? प्रेसिडेंट रिमूव करता है। तो जब हम लोकपाल की बात कर रहे हैं तो उसको रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। सिलेक्शन कमेटी के प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, ऑपोजिशन लीडर, सीजीआई या उसका नॉमिनी और एमिनेंट ज्यूरिस्ट। तो दिस 5 4 3 2 1 5 मेंबर बॉडी सिलेक्ट्स द लोकपाल एंड इट्स मेंबर्स। क्वालिफिकेशन क्या है जुडिशियल मेंबर्स की? दैट दे शुड बी अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए। जो जुडिशियल मेंबर होने चाहिए 50%, उसकी कहानी ये है, कैन बी अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, नॉट जज ऑफ हाई कोर्ट। As far as qualification is concerned, the person should be of as far as qualification is concerned, तो जब हम क्वालिफिकेशन देखते हैं तो नॉन जुडिशियल मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या है? एक्सपर्ट्स विद 25+ years in एंटी करप्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। चेयरपर्सन की सैलरी इक्वलेंट टू सीआई और जो हमारी मेंबर्स की सैलरी है वो इक्वल्स टू सुप्रीम कोर्ट जज। फंक्शन सिंपल है सर, लोकपाल का काम है कि इंडिया में करप्शन ना हो। So superintendents or our investigation agencies, including CBI, Lokpal is India's anti-corruption watchdog, an independent body that can investigate the corruption cases against high-level public officials that include Prime Minister, Ministers, MP, so that government is accountable as well as to uphold the rule of law. तो पता होना चाहिए कि high-level public officials के लिए है, including Prime Minister. Jurisdiction क्या है? That it shall apply to the public servants in and outside India also, covers the PM, MPs, Group A to D officers as well, and includes government financial institutions. Power of a civil court concept originated in Sweden in 1809. तो स्वीडन से आइडिया आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट हैज अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट। जो बाकी भी बाकी बॉडीज के पास ये पावर होती है कि समन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उस सेंस में है ये। तो यहां तक क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट लोकपाल। अब एक चीज देख लें, लोकपाल की अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं है, ये सीबीआई को यूज करता है फॉर इन्वेस्टिगेशन। इट हैज टू सबमिट द इंक्वायरी रिपोर्ट टू लोकपाल विद इन 60 days। जो हमारा विंग्स ऑफ लोकपाल है ना, उसमें लोकपाल का इंक्वायरी विंग है, उसको 60 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट लोकपाल को देनी होती है। उसका जो प्रोसिक्यूशन विंग है वो हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन रिलेशन टू एनी कंप्लेंट बाय लोकपाल। सर्च कमेटी होती है दैट असिस्ट सिलेक्शन 50% फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो हमने ऊपर लिखा है। पर ये 3 विंग है, इंक्वायरी विंग, प्रोसिक्यूशन विंग एंड असिस्ट सिलेक्शन जो होती है सर्च कमेटी होती है, वो उसका काम होता है। पहले सर्च कमेटी बताती है ये बंदे, बाद में वो जो 5 मेंबर कमेटी थी, पीएम स्पीकर, वो उसको अपॉइंट करते हैं। ये सर्च कमेटी है, वो सिलेक्शन कमेटी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या सीआईसी या एसआईसी, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ना, उसके अंदर ये बॉडी बनी है। और ये सीबीसी है, जो सीबीआई है इन्वेस्टिगेशन। वैसे विजिलेंस होता है कि डिपार्टमेंट्स पे कैसे चेक रखा जाए कि मिनिस्ट्रीज पावर का मिसयूज ना करें, तो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। अब इसको पहले हम पढ़ते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तीनों को पैरेलल पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं हमारा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये बना क्या था? इट वॉज क्रिएटेड बाय अंडर रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, और सीबीसी एक्ट है, तो इट इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो दिस इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आपको क्लियर है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटिंग अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सेम है, यही है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये भी आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर बना है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है।
तो आपको समझ में आया क्या है सीबीसी, क्या है सीआईसी और क्या है एसआईसी। अब ऑफ कोर्स उसका क्या हेड क्या है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, उसका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसका स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये तो पता ही है। अब आते हैं मेंबर्स कितने होते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, एक सेंट्रल सीबीसी कमिश्नर है एंड नॉट मोर देन 2 मेंबर्स। सीआईसी में है सीआईसी प्लस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट मोर देन 10। सेम वहां पे है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो ये बॉडी है, इसके मल्टी मेंबर बॉडी है, ये पता होना चाहिए कि कैसे 1+2 1+10 1+10 है, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 है। अब आती है अपॉइंटमेंट। द सीबीसी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द बेसिस ऑफ अ रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी दैट कंसिस्ट ऑफ पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड यूनियन होम मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर, यहां पे 3 मेंबर बॉडी है, पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड दैट इज यूनियन होम मिनिस्टर। बट व्हेन इट कम्स टू सीआईसी, इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 3 मेंबर कमेटी है, पर 3 मेंबर कमेटी क्या है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा प्लस नॉट यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर हो, लॉ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, पर जरूरी नहीं है होम मिनिस्टर हो। सेम यहां पे 3 मेंबर कमेटी है, गवर्नर अपॉइंट करेगा इसको, एसआईसी है तो गवर्नर अपॉइंट करेगा। उसमें क्या होगा, सीएम होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, साथ में कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट नॉमिनेटेड बाय सीएम। सेम है पैरेलल, पर याद रखें चाहे वो सीआईसी है चाहे वो एसआईसी है, दोनों को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, सीआईसी को प्रेसिडेंट और उसको गवर्नर। पर जब हम बात करेंगे रिमूवल की, तो रिमूवल इज डन बाय द रेजिग्नेशन इज डन टू द प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन इज डन टू द प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन इज डन टू द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ सीआईसी, और इन केस ऑफ दिस इट विल बी डन टू द गवर्नर, विल बी डन टू द गवर्नर। यहां पे अगर हम रिमूव की बात करते हैं तो इट इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, वो भी प्रेसिडेंट, बट वो कौन रिमूव करेगा, गवर्नर। पर किन ग्राउंड्स पे करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंड्स क्या हैं, इंसॉल्वेंसी, मॉरल टर्पिट्यूड और इन्फॉर्मिटी रिक्वायर्स सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी फॉर मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी, बाकी तो प्रेसिडेंट बताएगा। इसमें भी क्या है, इंसॉल्वेंसी, मॉरल टर्पिट्यूड, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस और इनकैपेसिटी, मेंटल और फिजिकल। ग्राउंड्स आर डिफरेंट एज कंपेयर टू जो हमारा कौन सा है पिछला सीबीसी। यहां पे बाय द गवर्नर ऑफ फॉर स्पेसिफिक ग्राउंड्स इंक्लूडिंग मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी। तो आपको ग्राउंड्स भी याद करने पड़ेंगे। तो कैसे रेजिग्नेशन होती है, कैसे रिमूवल होता है, किन ग्राउंड्स पे होता है, वो पता होना चाहिए। अब आता है टर्म ऑफ सीबीसी कितनी है, तो सीबीसी की टर्म है 4 इयर्स और 65 इयर्स। अलग अलग नंबर आ रहे हैं ना, 5, 70, 6, 65, तो यहां है 465, तो याद करना पड़ेगा ये विच एवर इज अर्लियर। और यहां के हिसाब से देखेंगे तो इन सभी का मैक्सिमम एज इज 65 इयर्स, रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड। तो यहां पे सेम एज सीआईसी, उसी के अमेंडमेंट के हिसाब से इनका टर्म भी क्या है, नॉट मोर देन 65 इयर्स। ये आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट टू 65 इयर्स। मतलब अब इनकी एज 65 इयर्स है, कितनी होगी वो कौन डिसाइड करेगा। जो टर्म होती है मान लो 4 साल की, 5 साल की, वो फिक्स नहीं है, एक्ट में नहीं लिखी है, वो कौन डिसाइड करेगा, रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां के रूल भी कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कि जो हमारा सीआईसी एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी मैक्सिमम एज तो 65 है, बट कितने टर्म के लिए होगा वो कौन डिसाइड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहां पे भी कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। 65 इयर्स तो मैक्सिमम है ही है। तो कहीं जगह सेंटर का कंट्रोल है, कहीं जगह गवर्नर का कंट्रोल है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अपॉइंटेड बाय गवर्नर व्हेन इट कम्स टू टर्म विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आता है इसकी क्वालिफिकेशन एंड सैलरी। सीबीसी की जो सैलरी है इट विल बी सेम लाइक अ यूपीएससी चेयरमैन, और विजिलेंस कमिश्नर की सैलरी होती है यूपीएससी मेंबर्स की तरह। और ये आपको पता होना चाहिए, कैन नॉट बी वेरीड। अब एक बार बंदा अपॉइंट हो गया, बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसके नेगेटिव में, डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए, बढ़ा सकते हैं, कम नहीं करनी है। और इनकी जो सैलरी विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज। सेम क्वालिफिकेशन है इसकी भी, मस्ट बी अ एमिनेंट पर्सन इन पब्लिक लाइफ with expertise in law, technology, social service, media or governance, cannot be a member of parliament or legislature, or cannot hold a office of profit. Salary will be decided by the central government. Same कहानी वहां पे है कि यही इन्हीं क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लॉ में, टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस में, मीडिया में, गवर्नेंस में, यहां पे भी सेम है। और who will decide the salary? Central government will be deciding the salary. और वो आपको बता दिया है कि
कौन देता है रेजिग्नेशन? टू द प्रेसिडेंट एंड यहाँ टू द गवर्नर। ये हमने पढ़ लिया है। अब सीबीआई का मेन काम क्या है? सीबीसी का मेन काम क्या है? सॉरी, इट सुपरवाइजेस सीबीआई इन करप्शन केसेस। इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन करप्शन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस। इसका काम सिंपल सा है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट है, जो ऑफिशियल्स हैं, वो करप्शन ना करें, उसी के लिए सीबीसी है। सीबीआई इज एन इन्वेस्टिगेशन विंग एंड सीबीसी इज लाइक अ विजिलेंस। इट यूजेस द सीबीआई, वो सीबीआई को सुपरवाइज करती है, और इट हैज अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट, और ये भी सेम इंपोज कर सकती है। ऐसा काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन है आरटीआई के अंदर देनी है, अगर कोई नहीं देता, उनको पड़ती है कि उनको पेनल्टी लगाती है किसने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कि जिसने मान लो अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डिनाइड रिक्वेस्ट, डिलेड रिस्पॉन्स, अनरीजनेबल फीस, उन चीजों को लेके ये मुद्दे सुनती है, उसके बेसिस पे पनिशमेंट भी देती है और ऑर्डर भी देती है कि तुम्हें ये करना है। तो आरटीआई एक्ट को इंप्लीमेंट कौन करता है? सीआईसी एंड एसआईसी, सेंटर एंड एट स्टेट लेवल। तो दिस इज बेसिकली अ टॉपिक ऑफ सीबीसी, सीआईसी एंड एसआईसी। ये आपको नहीं भूलना है, ये चार्ट की फॉर्म में आपको करवा दिया है, कितने मेंबर बॉडी हैं, कौन अपॉइंट करता है, कौन रेजिग्नेशन देता है, और ये हमने सीबीआई पढ़ना है। तो सीबीआई, अब सीबीआई और सीबीसी में ये फर्क है कि जो सीबीआई है उसको सुपरवाइज कौन करता है? सीबीसी। तो सीबीआई इज लाइक एन इन्वेस्टिगेशन विंग। कोई भी करप्शन केस है या और भी चीजें हैं, वो सीबीआई डील करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। सीबीसी इज फॉर द करप्शन ऑफ द डिपार्टमेंट्स में करप्शन ना हो, तो सीबीआई का यूज करके उसको करता है। अब सीबीआई क्या है? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1963 बाय द सेम कमिटी रिकमेंडेशन, दैट इज संथानम कमिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की रेजोल्यूशन से बनी थी। पहले ये, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। इट ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। पावर उसकी यहां से आती है, डीएसपीई एक्ट से, but it is a non-statutory body. It's not a statutory body. CBI is not a statutory body. It is headed by a director. Members बहुत होते हैं इसके. It includes joint directors, deputy inspector general, superintendent of police, forensic scientist, directors of prosecution, appointed by the central government on CBC recommendation, appointment of SP and above based on CBC chaired committee. बहुत सारे मेंबर्स हैं, आपको याद नहीं करने हैं, पर इन मेंबर्स से बनी होती है क्या? सीबीआई। अपॉइंटेड बाय अ 3-member कमेटी, दैट इज पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, साथ में सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट जज, नॉट अ यूनियन होम मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन लीडर, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी विल बिकम द मेंबर ऑफ दिस कमेटी। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, वो नंबर नहीं आ रहे उनके पास 1/10 वाले, तो कोई लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर का मेंबर बन जाता है। डायरेक्टर का टर्म होता है 2 years और एक्सटेंडेबल है अप टू 5 years। हर बार एनुअली एक्सटेंड किया जा सकता है। एक टर्म है फिक्स टर्म 2 साल, उसके बाद एक्सटेंड की जा सकती है 5 साल के लिए, अप टू 5 years तक। इट इन्वेस्टिगेट्स करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। होता है क्या? मर्डर हो गया है, कोई क्राइम हो गया है, तो वो होता है। और एक इंटरपोल बॉडी है, दुनिया पे इन्वेस्टिगेशन करती है। इंडिया में उसको इंडिया में उसके लिए कौन काम करता है? सीबीआई काम करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज, जो ये दोनों हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब मुझे एक चीज बताएं, जो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, या उसके बाद आता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये 6 कमीशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें यही करने हैं। और नीति आयोग तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, तो हम पहले ये करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, एनएचआरसी और स्टेट वाले एनएसआरसी। अब इसको देखते हैं। अब ये दोनों क्या हैं? स्टैट्यूटरी बॉडीज है। दिस टू आर बेसिकली द स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब जो ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, पहली चीज आती है, दोनों वाज क्रिएटेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ये भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, दोनों सेम एक्ट से बने हैं, चाहे वो एनएचआरसी हो, चाहे वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो। अब जब इसका हेड होता है, वो ऑफकोर्स चेयरपर्सन होगा, पर होगा कौन? रिटायर्ड सीजीआई और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका जो चेयरपर्सन होगा वो होगा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ये हो गया कि कौन होता है इसका चेयरपर्सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेंबर्स कितने? इट इज अ 5-member बॉडीज, और 5 मेंबर्स में कौन आएंगे? सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये हो गए हमारे 2 बंदे। 3 है हमारे, 1 वुमेन इज मैंडेटरी विद नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द ह्यूमन राइट्स। 3 बंदे आएंगे, उनमें से 1 वुमेन होनी चाहिए, तो 5 बंदे हो गए। तो 1 हमारा चेयरपर्सन, 5 ये बंदे। उसके अलावा कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं,
जो चेयरपर्सन ऑफ एनसीबीसी जो हमने कल पढ़ा था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीएससी, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मेंबर्स एक्स ऑफिशियो हैं। यहां 5 मेंबर्स बॉडी थी, यहां 2 मेंबर्स होते हैं, एक तो सर्विंग और रिटायर्ड हाईकोर्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस हो, और 1 इज एक्सपर्ट इन ह्यूमन राइट्स। तो कॉम्पोजिशन अलग अलग है, वहां पे 5 मेंबर है, यहाँ पे 2 मेंबर हैं। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे 5 मेंबर हैं, तभी कंपेयर करवाया है। हाउ दिस पर्सन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वहां बाय द गवर्नर, बट अ कमेटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, ऑपोजिशन लीडर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। 2 ये हो गए, 2 वो हो गए, 4, 1 ये हो गया, 5 पीएम। 6th है यूनियन होम मिनिस्टर, और ये हो गए हमारे 6 मेंबर बॉडी। और कंसल्टेशन विद द सीजीआई फॉर हाई कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट्स। तो सीजीआई का अप्रूवल लेना है जब आप किसको, जज को अपॉइंट कर रहे हो, उसका अप्रूवल मतलब कंसल्ट करना है उससे, नॉट अप्रूवल, कंसल्ट करना है, साथ में ये भी है। वहां पे कमेटी क्या है, सेम, सीएम, स्पीकर, चेयरमैन अगर वो होगी, वहां पे किसी स्टेट में काउंसिल होगी, ऑपोजिशन लीडर्स ऑफ असेंबली एंड काउंसिल, स्टेट होम मिनिस्टर, और कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस व्हेन यू अपॉइंट अ जज और अ डिस्ट्रिक्ट जज। ये हो गया क्लियर, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ 5 मेंबर बॉडी है, वहां पे 2 मेंबर बॉडी है। इनका टर्म क्या है, 3 साल या 70 साल। वहां पे भी 3 और 70 साल, पहली बार आया 3 और 70। ये नंबर चेंज हो रहे हैं, कभी 5 होता है, कभी 6 होता है, कभी 3 होता है, कभी 2 होता है। तो यही याद करना है आपको, 3 ईयर्स और 70 ईयर्स, जो भी अर्लियर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है इनकी, जो हमारी सैलरी होती है इनकी कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट या टू द गवर्नर। और इनका जो फंक्शंस होता है वही काम है इसका, ह्यूमन राइट्स को लेके इंक्वायरी करना, इन द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, नेग्लिजेंस है। सीओ मोटो भी काम करते हैं, पिटीशन से भी काम करते हैं, जेल में भी जाते हैं, जेल में तो नहीं ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे, डिटेंशन सेंटर में भी जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉ को पढ़ते हैं कि ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रमोट किया जाए, रिपोर्ट देते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो अपने लेजिस्लेचर में रखती हैं कि कैसा हमारा रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स को लेके। जुडिशियल पावर्स हैं, पावर ऑफ सिविल कोर्ट है इनके पास, अपना ओन स्टाफ है, और गवर्नमेंट के स्टाफ को भी यूज कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन। सेम पावर्स टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स वायलेशन एट द स्टेट लेवल। जो यहां कहानी है वो यहां पे भी करते हैं, ये सेंट्रल लेवल पे और वो स्टेट लेवल पे। और ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स भी हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स बनाए हैं इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर स्पीडी ट्रायल्स। क्योंकि भाई ह्यूमन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। फंडामेंटल राइट्स वर गिवन, वी स्टडी इन द फर्स्ट क्लास, टू चेक द अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। उसको चेक में रखने के लिए कि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे, वी क्रिएटेड फंडामेंटल राइट्स। उस राइट्स को प्रोटेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इफ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। कौन से ग्राउंड्स पे होती है, इफ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, engages in paid employment, unsound mind, or convicted for an offense, misbehavior and incapacity, of course based on Supreme Court inquiry, misbehavior और incapacity। और एक लिमिटेशन है कि 1 साल से पुराने केस नहीं दे सकते ये, और जो भी ये बोलते हैं वो रिकमेंडेशन होती है, वो बाइंडिंग नहीं होता है। नो पॉनिटिव पावर, पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ऑफ कोर्स ये रिलीफ और कंपनसेशन दे सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के वायलेशन में लिमिटेड रोल है, ज्यादा रोल नहीं है। तो सेम कहानी स्टेट की है, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या है हमारा, कि क्या क्या चीजें ये देखते हैं और कैसे कैसे किन ग्राउंड्स पे इनको रिमूव किया जा सकता है। दीज ग्राउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अलग अलग हैं, तभी यहाँ चार्ट में बनाया है, आप इन ग्राउंड्स को भी देखते रहें। सेम कहानी सीआईसी की है, जैसे आपने देखा ना, इसका टर्म कितना है, 3 ईयर्स और 70 ईयर्स। किसका, एनएचआरसी का और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का। बट व्हेन इट केम टू, जो हमने पहले देखा है, जो सीबीसी है या सीआईसी है और एसआईसी है, उसका टेन्योर देखेंगे तो उनका टेन्योर कितना था, जो हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, उनका टेन्योर 4 ईयर्स और 65 ईयर्स। उनका क्या है, उनका फिक्स नहीं है 4 ईयर्स, 65 फिक्स है। तो 465, वहां पे 3 और 70, ये कल भी पढ़े थे हमने अलग अलग, तो ये सारे याद करने पड़ेंगे, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है। कितने मेंबर बॉडी है, कौन अपॉइंट करता है। यहाँ पे सिर्फ पीएम था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन था और यूनियन मिनिस्टर था। वहां पे यूनियन होम मिनिस्टर थे, यहाँ पे सीबीसी में वहां पे कोई भी यूनियन मिनिस्टर था, पर वहां पे 6 मेंबर बॉडी है। वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों हाउसेस के आ रहे हैं, और स्पीकर आ रहा है, चेयरमैन आ रहा है,
और साथ में पीएम आ रहे हैं, तो और साथ में एक और इंसान आ रहा है, तो ये 6 मेंबर बॉडी आपको याद करनी पड़ेगी। पेपर में आ जाएगा कि इट इज अपॉइंटेड बाय 3 मेंबर बॉडी, वो गलत हो जाएगा तो याद करना है। तो यहाँ पे पीएम, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेज एंड यूनियन होम मिनिस्टर। तो वो क्लियर होना चाहिए कि 6 मेंबर बॉडी है, चाहे वो किसकी हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, और सेम क्या है पैरेलल पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। वहां पे पावर दी गई है गवर्नर को लेके सारी, यहाँ प्रेसिडेंट को देके ली गई है, वहां चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, यहाँ तो यहाँ पीएम है। तो ये पैरेलल है, ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये आपको भूलने नहीं है, ये दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट 3 बॉडीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। अब ये जो फैक्ट्स आप भूल रहे होंगे, अभी आपको लगेगा भूल जाएंगे, जब इनको ड्रॉ करेंगे ना कॉपी में, तो फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा, देन द थिंग्स बिकम्स वेरी इजी। पर एक बार आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट में 3 और 70 है। जो पहले पढ़े हैं सीबीसी, सीआईसी और एसआईसी, उसमें नहीं, उसमें 4 और 65 है सीबीसी में। सीआईसी में 4 फिक्स नहीं है, 65 फिक्स है। 4 तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सीआईसी में, एसआईसी में भी सेम है, सीआईसी में भी सेम है, पर सीबीसी में 4 और 65 है। ऐसे बोल बोल के याद करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर दोस फैक्ट्स। बिल्कुल रट्टाफिकेशन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि वहां पे क्यों 3 साल 70 साल है, वहां पे क्यों 65 साल है। वो फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। तभी दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंफॉर्मेशन लोडेड, तो ध्यान से सुने ताकि क्लियर हो जाए। अब पहले पढ़ते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में, फिर पढ़ेंगे चाइल्ड राइट्स, और फिर पढ़ेंगे माइनॉरिटीज के बारे में। अब मुझे एक चीज बताएं, जब हम पढ़ रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में, it was created under act, that is National Commission for Women Act 1990, और nodal ministry is Ministry of Women and Child Development. It was recommended by a committee on status of women in 1974, उसके बेसिस पे ये बॉडी बनी थी। Head is a chairperson, members are 5 members, 5 are experts in law, legislation, women employment, social welfare and health. At least 1 member should belong to SCs and ST community. मेंबर सेक्रेटरी होता है आइदर एन एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट और ऑफिसर फ्रॉम सिविल सर्विसेज, वो मेंबर सेक्रेटरी है, मेंबर नहीं है। वैसे ये एक चेयरपर्सन है और 5 मेंबर्स हैं, इन की क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बनते हैं। अपॉइंटमेंट इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। टर्म 3 साल है, सैलरी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। फंक्शंस क्या है वुमेन को लेके, कि वुमेन के क्या इश्यूज हैं, क्या जो लेजिस्लेटिव स्टेप्स लेने हैं, क्या लॉ में इश्यूज हैं, क्या पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, जो वुमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम हो रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, सिविल कोर्ट की पावर है, और ये वर्बल कंप्लेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, और अपॉइंट कमेटीज एंड रेगुलेट प्रोसीजर्स। गवर्नमेंट मस्ट कंसल्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑन मेजर पॉलिसी मैटर्स। वुमेन को लेके जो भी मैटर है इनसे एक बार पूछा जाता है, कंसल्ट किया जाता है। पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, समन विटनेस, ताकि मान लो जो कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं उसको ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये इनके पास सिविल कोर्ट की पावर है। तो दे, और सबसे बड़ी बात क्या है, दे एक्सेप्ट कंप्लेंट्स वर्बली और इन राइटिंग, दे इश्यूज एड्रेस इंक्लूड रेप, हरासमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस, दे मॉनिटर्स पुलिस एक्शन एंड प्रोवाइड्स काउंसलिंग। पारिवारिक महिला लोक अदालत होती है जो established by National Commission for Women to assist District Legal Services Authority in resolving family disputes, follows the model of Lok Adalat, arbitration, offering speedy cost-free justice. National Commission for Women provides financial aid to NGOs and state women commissioners to organize these adalats. तो इसमें भी वुमेन को लेके क्या क्या स्टेप ले रहे हैं कि जो महिला लोक अदालत है पारिवारिक, उसको स्टैब्लिश किया है ताकि जो फैमिली इश्यूज है उसको सॉल्व किया जाए, बिकॉज उसमें वुमेन पे ही इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो दिस इज अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। कौन अपॉइंट करता है? नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट प्रेसिडेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 5 मेंबर्स होते हैं, इन बेसिस पे, क्वालिफिकेशन पे बेसिस पे अपॉइंट करते हैं। टर्म कितना होता है? 3 साल होता है, और सिविल कोर्ट की पावर है, वुमेन के बेसिस पे ये चीजें सुनते हैं। दिस इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट कम्स द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब ये जो बॉडी बनी थी, इट वाज बेसिकली क्रिएटेड, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट था 2005, उसके अंदर बनी थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007 बेस्ड ऑन द यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स ऑफ द चाइल्ड। नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका जो चेयरपर्सन है, अ पर्सन विद एमिनेंस विद कंट्रीब्यूशन टू चाइल्ड वेलफेयर। 6 मेंबर्स होते हैं इसके, उनके जो एक्सपर्ट होते हैं वो एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ केयर, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड साइकोलॉजी, लॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, विद एटलीस्ट 2 मेंबर्स बीइंग वुमेन, ये होनी चाहिए। वहां पे ऐसा कुछ नहीं था वुमेन, वहां पे था जो हमारा ये पे था हमारा यहाँ पे, वहां पे वुमेन नहीं थी, वहां एससी और एसटी थी।
वो होनी चाहिए थी, वुमेन नहीं कंडीशन थी। यहाँ पे कंडीशन क्या, 2 members बीइंग द वुमेन। मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, चेयर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 member सिलेक्शन कमेटी, 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी होती है। इनका टेन्योर 3 साल होता है, नॉट मोर देन 2 टर्म्स पे नहीं बैठ सकते, मैक्सिमम 2 बार बैठ सकते हैं 3 साल के लिए। चेयरपर्सन की मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स, मेंबर्स की 60 ईयर्स। वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे 3 साल है, पर 2 बार से ज्यादा ये मेंबर नहीं बन सकते, और चेयरपर्सन की 65 ईयर्स और मेंबर्स की 60 ईयर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते सैलरी, पर इनको चेंज नहीं किया जा सकता उनके अगेंस्ट उनकी सैलरीज को। और ये चेक करते हैं वही काम की भाई, जो हमारे चाइल्ड के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस हैं, लॉज हैं, उनको क्यों वॉयलेट हो रहे हैं, कैसे प्रमोट करें, कैसे रिसर्च करें, कैसे अवेयरनेस फैलाएं, कैसे जुवेनाइल होम्स को इंक्वायर करें, वहां पे उनके चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करें। जो जुवेनाइल होम्स होते हैं वहां पे चाइल्ड का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है, चाइल्ड जो कई बार क्राइम कर देते हैं तो उनको चाइल्ड उनमें जुवेनाइल होम में रखा जाता है, तो उन पे जाके देखना कि चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो होता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके अंदर कोई भी कंप्लेंट है वो भी कौन सुनता है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। पोक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ जो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको भी यही इंप्लीमेंट करते हैं। विटनेस को समन करना सिविल कोर्ट की पावर है, एंड इट रिव्यू एंड इंश्योर चाइल्ड राइट्स सेफगार्ड्स, फैसिलिटेट ग्रीवांस रिड्रेसल। The commission cannot inquire into matters pending before the state commission or other statutory commission. चिल्ड्रन कोर्ट बनाते हैं ताकि जल्दी जल्दी उनको डील किया जाए, स्पीडी ट्रायल्स की जाए। इट डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कंकरेंस। तो क्या बनाते हैं हम, ये बनाते हैं कोर्ट्स, कौन से, चिल्ड्रन कोर्ट्स हैं। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है अपॉइंटेड फॉर ईच कोर्ट, ताकि चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इनका मेन मुद्दा है कि चाइल्ड के राइट्स वॉलेट नहीं होने चाहिए, उनमें रिसर्च भी करते हैं, उनमें काम भी करते हैं, चिल्ड्रन कोर्ट भी बनाते हैं। ऑफ कोर्स वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कॉन्करेंस के साथ बनाएंगे, पर वो बना सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सिविल कोर्ट की पावर है। दिस इज द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। टर्म क्या है इसकी, वही है जो हमने वहां देखी थी, 3 साल, बट नॉट मोर देन 2 टर्म्स। और चेयरपर्सन की 65 मैक्सिमम एज है और मेंबर्स की 60 एज है। ये फैक्ट्स आपको याद करने हैं। तो इट इज ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट 3 member कमिटी इज देयर। वहां पे नहीं है ऐसी वो कमेटी, कहां पे, जो हमने पिछला पढ़ा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगर हम पढ़ते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसमें अलग चीजें हैं, इसमें देखते हैं कैसे बनी है, कितने मेंबर है, कौन अपॉइंट करता है, ये सारी कहानी इसमें भी देख लेते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है 1992 का, उसके अंदर बनी है, पर एक्ट में माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया है, बट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई कौन कौन सी माइनॉरिटीज हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर काम करती है। इसका चेयरपर्सन होता है और 7 मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। सेक्शन जो 3(2) है उसमें लिखा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट के अंदर कि 7 मेंबर्स होंगे, चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर्स, और इंक्लूडिंग चेयरपर्सन 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के होने चाहिए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग द पर्संस ऑफ एमिनेंस, कोई ऐसा एग्जैक्ट नहीं लिखा है, लॉ पर्संस ऑफ एमिनेंस। 3 साल का टर्म है। क्या होती है सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। इसका मेन काम क्या है कि माइनॉरिटी की डेवलपमेंट के प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, वो कौन कौन से इश्यूज फेस कर रहे हैं, कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सेफगार्ड हैं, क्या उनमें इश्यूज आ रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट करें, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को एड्रेस करते हैं, सिविल कोर्ट की पावर है, समन करते हैं, विटनेस बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और जो हमारी रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज हैं वो कितनी हैं, वो मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस हैं, जैन्स को ऐड कर दिया था, टोटल कितनी हो गई हैं, 6 हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं की है अभी तक, रिलीजन बेसिस पे की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। स्टेट रिलेटेड रिपोर्ट्स फॉरवर्डेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स, वो जाके वहां बताते हैं। और रिमूवल ग्राउंड्स सिमिलर टू अदर कमीशंस, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इंसॉल्वेंसी और कन्विक्शन। तो ये कहानी है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की। इसका टर्म भी कितना है, 3 महीने है। मेंबर्स कितने हैं, वो मेंबर्स हैं यहाँ पे ज्यादा मेंबर्स हैं एज कंपेयर टू बाकी कमीशन, या 7 मेंबर्स हैं। या कंडीशन भी है कि 5 मेंबर और चेयरपर्सन माइनॉरिटीज के होने चाहिए, वैसा वहां पे नहीं है। ये भी एक्ट के अंदर बनी है, तीनों एक्ट के अंदर बनी है। इनका माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उसको चाइल्ड के, उसके वुमेन को। बस इसमें प्रॉब्लम आती है कि आपको टर्म याद नहीं रहता है, कितने मेंबर कमेटी है वो याद नहीं रहती है, रिमूवल के ग्राउंड्स याद नहीं रहते हैं, और बाकी चीजें आप पता कर लेते हैं, तो आपको ये फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। तो ये तीनों कमीशन के बारे में है जो हमने आज पढ़ा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है एनएचआरसी एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ऊपर है, दैट इज जो हमने देखा सीबीसी, सीआईसी एंड एसआईसी।
और उससे पहले देखा था हमने बड़ा इंपॉर्टेंट लोकपाल। तो दीज आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। जो आपने लेक्चर लगाया साथ में फैक्ट्स लिख लें और कंपैरिजन से लिख लें, तो चीजें क्या हो जाएंगी आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आया समझ में? तो दिस इज आर पॉलिटी सीरीज। तो हमने पॉलिटी को अच्छे से कवर कर लिया है। वॉच दीज लेक्चर्स। अगर फिर भी कोई इशू हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन एड्रेस योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियोस। जो भी आपकी वीडियो देखते हैं, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस एंड वी विल आंसर दोस क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू सून विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट जब भी हम स्टार्ट करेंगे, बट कंप्लीट द पॉलिटी सब्जेक्ट अभी तक। थैंक यू सो मच।